सरकार ने देश के भीतर सहकारिता क्षेत्र में 700 लाख टन की फूड स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का फैसला किया है। इस योजना के ऊपर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च भी करेगी सरकार। इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना कहा गया है। मौजूदा समय में देश में 1450 लाख टन फूड स्टोरेज कैपेसिटी है। देश के 10 चुने हुए जिलों में इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। सर, पहला और सीधा सवाल, क्या है ये योजना? 1 लाख करोड़ रुपए की अन्न भंडारण योजना को कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। योजना ये है कि देश के हर ब्लॉक में ग्रेनरीज या अनाज भंडारण के केंद्र बनाए जाएंगे। शुरुआत में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो सहकारी संस्थाएं हैं, उन्हें इसे चलाने के लिए दिया जाएगा। पायलट स्तर पर ये शुरुआती तौर पर कुछ 10 जिलों में इसे लागू किया जाएगा। इसे फिनांस करने के लिए स्पष्ट नहीं कि कौन सी स्कीमों का पैसा होगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि जो मौजूदा स्कीम है उनके पैसे का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा और बाकी बची हुई लागत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोन के जरिए पूरी की जाएगी। ये पूरी योजना इस तरह से काम करेगी जिससे कि अब अभी तक भारत में जो अनाज का भंडारण होता था वो राज्य स्तर पर होता था। एफसीआई अनाज का भंडारण करती थी या अनाज के भंडारण के लिए एफसीआई प्राइवेट सेक्टर से गोडाउन और उनके वेयर हाउसेस किराए पर लेती थी। आमतौर पर यह प्रक्रिया थी, पर अभी डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत ढंग से हर ब्लॉक में अनाज के भंडारण की व्यवस्था की जा रही है और इसीलिए इस स्कीम को दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम कहा गया है। जैसा शुभम ने आपको बताया कि करीब 145 मिलियन टन की कैपेसिटी है ग्रेन स्टोरेज की। यह माना जा रहा है कि अगर ये स्कीम प्रॉपरली लागू होती है तो सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 215 मिलियन टन की स्टोरेज कैपेसिटी में बदला जाएगा। पर इस स्कीम में कई सारे पेच और सवाल भी हैं। सर, ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? ज़रूरत को लेकर थोड़े से अलग अलग तरीके के बिंदु सामने दिखाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कल कहा गया कि इस स्कीम को कैबिनेट ने इसलिए अप्रूव किया है क्योंकि किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाना है। यानी किसानों के पास अगर अतिरिक्त अनाज है या डिस्ट्रेस है तो वो इस भंडारण क्षमता का इस्तेमाल करके बेच सकते हैं। अब किसे बेचेंगे, इसका मतलब सरकार इसे खरीदेगी, तभी इस भंडारण में रखा जाएगा। दूसरा ये कहा गया कि किसानों को बेहतर मूल्य देने के बाजार में बेहतर मूल्य दिलाने में ये व्यवस्था मदद करेगी, क्योंकि अभी तक अनाज भंडारण की व्यवस्था में साल में सीजनल खरीद होती थी, लेकिन अब इससे बेहतर बाजार में मूल्य मिलेगा। तीसरी चीज़ जो सरकार ने कहा कि आयात पर निर्भरता कम होगी। हालांकि अनाज को लेकर हमारी आयात पर निर्भरता नहीं है। आमतौर पर अनाज हम आयात नहीं करते हैं। आयात में हमारे पास केवल दलहन और तिलहन हैं जो हमारे प्रमुख आयात हैं। और दूसरा ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार की संभावनाएं बनती दिखाई देंगी। पर जैसा हमने कहा कि इसमें कुछ खास किस्म के अंदर विरोध भी दिखते हैं। सर, आगे अब बाजार पर इसका क्या असर होगा? सीधा अब ये अंतर विरोध हैं जिन सवालों का जवाब हमें इस स्कीम के साथ दिखाई देगा। ये स्कीमें बता रही है कि सरकार अनाज के बाजार में और ज़्यादा दखल करने जा रही है, इंटरवीन करने जा रही है। जब हम कृषि कानूनों की बात सुन रहे थे तब तक ये चर्चा कही जा रही थी कि सरकार सिर्फ अपनी ज़रूरत भर का अनाज खरीदे, जितना अनाज उसको राशन प्रणाली के तहत बांटना है। इसके अलावा अनाज के भंडारण और उसकी खरीद में उसे दखल नहीं देना चाहिए, बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए। ये स्कीम ऐसा लगता है जैसे सरकार बाजार में और ज़्यादा खरीद करने जा रही है, क्योंकि भंडारण की क्षमता सरकार खुद तैयार कर रही है। और ये भी कहा गया सरकार की तरफ से इस बयान में कि जो बजट की इसमें जो स्कीमें हैं उनके पैसे का इसमें इंतजाम किया जाएगा। अब अगर सरकार वैसे भी बाजार की सबसे बड़ी ग्राहक है और इसे खरीदने जा रही है, तो इस अनाज की खरीद पर सब्सिडी का क्या होगा, फिर फूड सब्सिडी के बिल का क्या होगा, फिर वो बहसें जो कृषि कानूनों के साथ शुरू हुई थी कि सरकार को फूड सब्सिडी का बिल सीमित करना चाहिए, बाजार के हवाले कर देना चाहिए खरीद को, उसका क्या होगा। उस संदर्भ में ये स्कीम थोड़ी सी असंगत सी लगती है, क्योंकि खाद्य इकोनॉमी की चर्चा के तौर पर तो पहला तो ये असर है कि अगर सरकार इतनी बड़ी भंडारण क्षमता खुद अपने पास तैयार करना चाहती है तो उसे और ज़्यादा फूड सब्सिडी देनी पड़ेगी और ज़्यादा अनाज की खरीद करनी पड़ेगी और ज़्यादा लंबे समय तक का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है प्राइमा फेसी। अब सरकार इसके जब ब्यौरे जारी करेगी तो पता चलेगा कि ये इसकी खरीद का बजट कौन देगा, इसे खरीदेगा कौन किसानों से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार बाजार की सबसे बड़ी ग्राहक है अनाज बाजार की, और अगर अनाज बाजार में सरकार सबसे बड़ी खरीदारी करेगी तो डिस्ट्रेस की स्थिति में तो किसानों को फायदा होगा, पर बाजार में कीमतों को ऊंचा रखने में भी, अनाज की कीमतों को कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित नहीं होगी। जैसे साल हम देख रहे हैं कि बाजार में जब अनाज की आपूर्ति कम है तो सरकार को अनाज नहीं मिल रहा है, किसानों ने अपने पास अनाज रोका है, बाजार में अनाज की कीमतें ज़्यादा हैं। तो बाजार अपनी मांग और आपूर्ति की प्रक्रिया से चलता रहे या सरकार बार बार अनाज के बाजार में दखल करे, इसे लेकर थोड़ी दुविधा इस स्कीम की रोशनी में दिखाई देती। आयात वाली बात हमें थोड़ी सी समझनी होगी कि सरकार फूड का इम्पोर्ट तो करती नहीं है, तो इस अनाज
का भंडार का क्या होगा। और तीसरी और आखिरी बात शुभम, इतने बड़े अनाज भंडार का होगा क्या, क्योंकि सरकार तो जो मुफ्त राशन योजना थी उसमें पिछले साल कटौती कर चुकी है, उसे सिकोड़ कर सीमित स्तर पर ला चुकी है, और अब धीमे धीमे माना जा रहा है कि मुफ्त अनाज और राशन की योजना को भी सीमित किया जाएगा, बहुत सारे लोगों को जो सही पात्र हैं उन लोगों को दिया जाएगा। तो इस अनाज भंडार का क्या होगा, इतने बड़े अनाज भंडार का जो भारत में तैयार होगा, इसका इस्तेमाल क्या होगा अगर ये मुफ्त लोगों को नहीं बांटा जाएगा और सब्सिडी पे नहीं दिया जाएगा। ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी हमें नहीं मिला है, लेकिन इस स्कीम के साथ आने के साथ हमें पता चलेगा कि क्या फूड पॉलिसी को लेकर, फूड स्टोरेज को लेकर, फूड मैनेजमेंट को लेकर सरकार के नज़रिए में कोई बड़ा बदलाव हुआ है। इस स्कीम से कुछ ऐसा ही संकेत मिलता है।